बैठिए। आइए सबसे पहले अपने विशिष्ट मेहमानों का आपसे परिचय करा दूं। हमारे साथ यहाँ पीके सेन साहब बैठे हुए हैं, जो कि सदस्य हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से आते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो नई गाइडलाइंस फाइल की है उस कमेटी के भी आप सदस्य रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सेन साहब आपका। हमारे साथ अजय दुबे बैठे हुए हैं, जो कि पर्यटन एनजीओ से आते हैं, भोपाल से आते हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाली हुई है बाघों को बचाने के लिए टाइगर टूरिज्म किस तरह से नियंत्रित होना चाहिए इसे लेकर। स्वागत है। अंजना गोसाई हमारे साथ बैठी हुई हैं, जो कि ऑनरेरी सेक्रेटरी हैं टाइगर ट्रस्ट से आती हैं और सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। बहुत बहुत स्वागत है अंजना आपका। हमारे साथ माइक पांडे साहब बैठे हुए हैं, जो कि एक जाना माना चेहरा है, वाइल्ड लाइफर हैं, फिल्म मेकर हैं। बहुत बहुत स्वागत है माइक पांडे साहब। हमारे साथ फैयाज खुदसर हैं, जो कि वाइल्ड लाइफर बायोलॉजिस्ट हैं और पर्यावरणविद हैं। बहुत बहुत स्वागत है फैयाज। और अमित सांखला हमारे साथ हैं, जो कि बांधवगढ़ लॉज कान्हा जंगल लॉज चलाते हैं, मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री जो कि जुड़ी हुई है टाइगर टूरिज्म से, उसको चलाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इन सब मेहमानों से हम बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले अभी हाल फिलहाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, बाघ के संरक्षण से जुड़ी हुई, टाइगर के टूरिज्म से जुड़ी हुई और सुप्रीम कोर्ट के क्या कुछ निर्देश इस समय तक आए हुए, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। टाइगर टूरिज्म को लेकर अब स्थिति कुछ साफ होने लगी है। गत 29 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट संकेत दिए कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पर्यटन से नहीं बल्कि निर्माण, इमारतों और बेशुमार वाहनों से खतरा जरूर है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं न कहीं ये भी माना कि पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों की रिजर्व क्षेत्र में आवाजाही से पोचिंग के अवैध धंधों पर नकेल लगती है, लेकिन बाघ के संरक्षण और रिजर्व क्षेत्र में नियंत्रित पर्यटन के लिए केंद्र को नई गाइडलाइंस बनाने का निर्देश देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल टाइगर टूरिज्म पर अपने 24 जुलाई के लगाए प्रतिबंध को आगामी 27 सितंबर तक जारी रखने का निर्देश भी दिया। टाइगर टूरिज्म को लेकर सारा विवाद तब खड़ा हुआ जब पर्यावरण और वन मंत्रालय ने गत 9 जुलाई को टाइगर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित सिफारिशों के आधार पर संरक्षित क्षेत्र में इको टूरिज्म गाइडलाइंस जारी करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कहा कि टाइगर कोर एरिया को पर्यटन से मुक्त रखा जाएगा, लेकिन कई राज्यों और तमाम स्टेक होल्डर्स की कड़ी आपत्तियों और दलीलों के बाद मंत्रालय ने अपने संशोधित प्रस्ताव को दोबारा रखा और पुनर्विचार की इजाजत चाही। टाइगर टूरिज्म को लेकर 2 मत हैं, जिनकी अलग अलग दलीलें भी हैं। पहला मत टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पर्यटन की हिमायत इस बिना पर करता है कि वाइल्ड लाइफर्स और पर्यटकों की मौजूदगी पोचिंग के आपराधिक धंधे पर नकेल डालती है, जिसे रोकने में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अब तक पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। दूसरा तर्क टाइगर टूरिज्म से जुड़े हजारों लाखों लोगों के बेरोजगार होने का है। तीसरा इन क्षेत्रों में सदियों से रह रहे वनवासियों के विस्थापन की समस्या का है, जिनका जल, जंगल और जमीन पर बुनियादी हक है। चौथा तर्क पर्यटन से जुड़ी अर्थव्यवस्था का है, जो स्थानीय लोगों और अंततः वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़ी रहती है। दुनिया के अनेक देश, खास तौर से अफ्रीकी देश ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म पर निर्भर है और जिसकी वजह से वन्य जीवों का संरक्षण भी संभव हो पा रहा है। यही नहीं, तर्क ये भी दिया जाता है कि अगर प्रतिबंध लग जाता है तो वे टाइगर जैसे मैजेस्टिक जीव को देखने तक से महरूम हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर इसकी मुखालफत इस बिना पर हो रही है कि जिस कोर एरिया में टाइगर ब्रीड करता है उसे मानवीय हस्तक्षेप के लिए कैसे छोड़ा जा सकता है। यहाँ सवाल टाइगर टूरिज्म के तौर तरीकों का अहम हो जाता है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि टूरिज्म महज निगरानी तक ही महदूद है। आज टाइगर टूरिज्म जिस तरह से इलीट हो चला है और ये इलिटिज्म जिस तरह से बेलगाम है, वो टाइगर की सेहत के लिए कितना उपयुक्त है। पर्यटकों और उनके वाहनों तथा पर्यटन ढांचे की बेशुमार आमद, शोर शराबे और उससे उत्पन्न कचरा न सिर्फ जंगलों बल्कि जीव जंतुओं और उनके प्राकृतिक प्रवास के लिए कितना घातक है। स्थिति कोर एरिया और बफर एरिया को लेकर भी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। कोर एरिया क्या और कितना हो, इस पर भी विवाद है। सर्वोच्च न्यायालय साफ तौर से कह चुका है कि कई राज्य ऐसे हैं जो टाइगर रिजर्व में बफर जोन्स तक नोटिफाई नहीं कर पाए हैं और इसके लिए 6 राज्यों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पेनल्टी भी लगाई जा चुकी है। टाइगर टूरिज्म के विरोधी इस तर्क में ज्यादा दम नहीं पाते हैं कि पर्यटन के कारण ही बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है। उनका मानना है कि आंध्र के नागार्जुन श्री सैलम में बगैर पर्यटन एक्टिविटी के बाघों की संख्या कैसे बढ़ी है।
इस मत का ये भी मानना है कि टाइगर टूरिज्म में इतना मोटा पैसा है, इतने स्टेक होल्डर्स हैं कि वे अपने व्यावसायिक हित के लिए कोर क्षेत्र में टूरिज्म को बदस्तूर जारी रखवाना चाहते हैं। इनका मानना है कि टाइगर संरक्षण एक राष्ट्रीय कर्म होना चाहिए और ये राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसी व्यावसायिकता की नजर से कैसे देखा जा सकता है? भारत की ग्रोथ स्टोरी में वन्य जीवों, खास तौर से बाघों को ना ही शामिल किया जाए तो बेहतर है। तर्क अपने अपने हैं, ख्याल अपने अपने। मुद्दा बाघ के संरक्षण का है, जिसमें हम लगातार फेल होते आए हैं। टाइगर की अहमियत है, जबरदस्त अहमियत है और इसे नकारा नहीं जा सकता। तो बात की छवि कुछ ऐसी है कि लोग उसे देखने का मुंह छोड़ नहीं पाते, लेकिन ये भी आज एक हकीकत बन चुकी है कि जितने ज्यादा आप पैसे डालेंगे, जितना ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, उतना ही अच्छे आपको बाघ के दर्शन होंगे और उतने ही मजे में आप वहां रिजॉर्ट में रह भी पाएंगे। ये पूरा का पूरा मामला टाइगर और टूरिज्म से जुड़ा हुआ है और आज इसी को समझने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ यहाँ पीके सेन साहब बैठे हुए हैं। सेन साहब, ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि साहब कोर एरिया और बफर एरिया कौन सा है, पहले तो उसको चिन्हित आप कर लीजिए, उसी के बाद आप ये कहते हैं कि कोर एरिया में ये गतिविधियों पर क्या प्रतिबंध लग जाना चाहिए। ये बताइए कि ये जो कोर और बफर एरिया का मामला है, ये पूरा क्या मामला है? कुछ राज्यों ने अभी तक इसे चिन्हित नहीं किया है और क्या चिन्हित करने के बाद क्या हम ये जो सवाल आज हम जिनसे जूझ रहे हैं, क्या ये सॉल्व हो सकते हैं? देखिए, जिस समय प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना हुई थी 1972 में, 73 से यह लागू हुआ और 9 राज्यों में सबसे पहले टाइगर रिजर्व्स बने। उसी वक्त ये कंसेप्ट आया कोर का और बफर का। ठीक है। कोर का मतलब था जहां इंटरवेंशन कुछ भी नहीं होगा, बाहर के लोगों का, और ये आपके बेडरूम के जैसा है, जो सैंक्टम सैंक्टोरम कहा जाता था बाघों के लिए या जंगली जानवर के लिए या इस बाघ के इकोसिस्टम के लिए। अभी क्या हुआ, 2006 में कंसेप्ट आया कि हमें कितने क्षेत्र की जरूरत है। 2 तरह के क्षेत्र होते हैं। एक क्षेत्र है जहां पर कि हमारा सोर्स पॉपुलेशन है। सोर्स पॉपुलेशन का मतलब वायबल पॉपुलेशन, जहां ब्रीडिंग होती है, बाघ की संख्या बढ़ती है, और वो सोर्स पॉपुलेशन हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में सिर्फ 5 या 6 जगह में है। ठीक है। बाकी सारे सिंक पॉपुलेशन है। सिंक पॉपुलेशन मतलब डूबने वाला पॉपुलेशन, जो कि वायबल नहीं है। सिंक पॉपुलेशन और सोर्स पॉपुलेशन का एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। सोर्स पॉपुलेशन तजुर्बे के तौर पर हम लोगों ने देखा है कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर में अगर 20 टाइग्रेस हो, ब्रीडिंग टाइग्रेस, क्योंकि टाइग्रेस की ब्रीडिंग कैपेसिटी 10 से 11 साल में खत्म हो जाती है। 3 साल के बाद शुरू होती है। 10 से 11 मतलब 2 से 3 लीटर ब्रीड कर सकते हैं, क्योंकि एक बाघन जब बच्चा देती है तो उसको लगभग 2 साल तक, 24 महीने तक उसको अपने साथ रखती है, उनको बढ़ावा देती है, सिखाती है शिकार करने के लिए, और तभी वो बच्चे जो हैं वो मां से अलग हो जाते हैं। इस पीरियड में बाप का रोल बहुत ही कम है। थोड़ा बहुत ऐसा एबरेशंस देखा गया है, जैसे अभी रणथंभौर में देखा गया कि एक मां मर गई तो उसके पिता ने, जो उस बच्चे के पिता, ऐसे आइडेंटिफाई नहीं होते पिता, लेकिन इस मामले में उन दोनों बच्चों को वो पिता, उनके जो टाइगर है वो उनको संभाल रहा है, उनको बचपन से 3-4 महीने की उम्र से उनको संभाल रहा है। तो ये सब एबरेशंस हैं, ये कोई नॉर्मल रूटीन नहीं है। ऐसे हालत में हमको ये सोचना होगा कि कोर एरिया, जो कि हमारा सेंट्रम सेंक्टोरम समझा जाता है टाइगर के लिए या टाइगर के इकोसिस्टम के लिए, उसमें हम कितना दबाव डाल सकते हैं, उसी के आधार पर यह इको टूरिज्म गाइडलाइन बनी थी। और मेरे जैसे छोटे लोग नहीं, बड़े बड़े लोग उसमें थे। टाइगर टास्क फोर्स की चेयरमैन थी सुनीता नारायण, वो भी उसमें थी, और 10 लोग और थे जिन्होंने इस पर ये ड्राफ्ट बनाया। कंपिटेंट अथॉरिटी का मिनिस्ट्री में अप्रूवल हुआ और जाकर के एफिडेविट फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक। अब सवाल ये पैदा होता है, जैसा दुबे जी ने पिटीशन फाइल किया और हम लोग उसी के आधार पर ये गाइडलाइन की आवश्यकता पड़ी है टूरिज्म की। कितना दबाव एक टाइगर पर पड़ता है? अगर आप रणथंभौर जाएं, वहां देखें कि अगर मालूम हो गया कि एक टाइगर वहां दिखाई पड़ा है तो 50 गाड़ियां वहां पहुंचती है दौड़ते हुए। तो
ये चीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मुख्य मुद्दा ये है। कोर और बफर का मुद्दा ये है कि कोर को हम रखें टाइगर के लिए सेंट्रम बना करके, मतलब वहां पर प्रतिबंधित कर दें? नहीं, प्रतिबंधित की बात मैंने कभी भी नहीं कही है, नहीं को रेगुलेट कर दें, रेगुलेट करें। और शुरू में हम लोग को रेगुलेट करने के लिए क्या करना चाहिए, गाइडलाइन वही कहता है, कहीं पर भी बैन का शब्द लिखा हुआ नहीं है। और ये भी लिखा हुआ है कि 5 साल तक के लिए ये करके देखें कि भविष्य में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं लगती। तो बफर जोन में तो टूरिज्म का कोई मतलब है? बफर जोन का मतलब बहुत बड़ा मतलब है। हाँ। बफर जोन का मतलब है कि इस गाइडलाइन में ये लिखा हुआ है कि बफर जोन को भी प्रोत्साहित करें हम लोग सब तरह के सपोर्ट दे करके कि किस तरह से जंगली जानवर कोर जोन को छोड़ करके बफर जोन में आए। ये जो अफ्रीका की बात आपने अभी करी या उस पैकेज में बताया, पैकेज की बात करी, अफ्रीका के साथ हिंदुस्तान की तुलना करने में इसके बाद जब भी मुद्दा उठेगा तो मैं इस पर बोलूंगा। ठीक है, ओके। हमारे साथ अजय दुबे साहब बैठे हुए जिन्होंने वो पिटीशन डाली है सुप्रीम कोर्ट में। क्या मानते हैं आप और क्या चाहते हैं? क्या बाघों से संबंधित जो पर्यटन है उस पर पूर्ण रोक के आप हिमायती हैं तो क्यों हैं, या रेगुलेशन चाहते हैं किसी तरह का? देखिए, बहुत अच्छा मंच है और विशेष तौर पे ये स्पष्ट करना चाहूंगा जो कि सहन साहब ने कहा कि गाइडलाइन कहीं भी प्रतिबंध की बात नहीं करती है, ना हमारी याचिका प्रतिबंध की बात करती है। हम चाहते हैं कि प्रकृति के साथ अनुशासित व्यवहार हो। बाघों का संरक्षण सर्वप्रथम है, पर्यटन उसके बाद है। बफर एरिया क्यों न प्रोत्साहित किया जाए, बफर एरिया में पर्यटन क्यों न बढ़ाया जाए। आज 2 सत्य इस भारत के साथ हैं, एक बढ़ती हुई जनसंख्या और घटता हुआ जंगल। ये सच है और ये सब जानते हैं। विकास के नाम पर, पर्यटन के नाम पर बहुत कम 1700 बाघ यदि बचे हुए हैं, यदि हम उनको अभी नहीं बचा पाए तो मेरे ख्याल से हमसे बड़ा जिम्मेदार कोई नहीं होगा। टूरिज्म को नियंत्रित अनुशासित करने की बात हम लोगों ने उठाई है। हम चाहते हैं टाइगर हैबिटेट जिसकी आप बात करते हैं, कोर एरिया 21 टाइगर रिजर्व में इस याचिका के पहले नोटिफाइड नहीं थे, बफर नोटिफाइड नहीं था, जो अब सुप्रीम कोर्ट ने करवाया है। तो ये नोटिफाइड होना उनके लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करना है, जो कि आगे की बात करता है, टाइगर कंजर्वेशन प्लान की बात करता है कि यानी इको डेवलपमेंट और जो लोकल जो वहां के लोग हैं उनके विकास की बात करता है। तो पर्यटन का विरोध नहीं है, पर्यटन जिम्मेदार हो और बाघों के संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए हो। ओके, हमारे साथ अंजना गोसाई जी बैठी हैं। अंजना जी, आप भी बहुत ज्यादा, आप भी खुद टाइगर लवर हैं और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं। आप क्या मानती हैं? ये भी कहा जाता है कि हर रिजर्व की स्थिति अपनी अलग अलग है, बिल्कुल, उसकी अपनी जरूरत अपनी अलग अलग है, तो एक तो हर एक चीज सब पे लाभ देना सही नहीं होगा। आप इस दृष्टि से किस तरह से देखती है इस पूरे डिबेट को? पूरे डिबेट को अगर आप समाप्त करें तो अगर 73 से जैसे सेन साहब ने भी रोशनी डाली है जी, हर पार्क की अपनी टोपोग्राफी है, हर राज्य के अपने कुछ और मुद्दे हैं। सवाल उठता है सेंटर स्टेट कंकरेंट सब्जेक्ट का। टूरिज्म तो आपने कंकरेंट स्टेट को भी दे दिया और उसकी गाइडलाइंस सेंटर ने दे दी। अब उसे वर्ड है मे, टेक्निकली वर्ड इज मे फॉलो। अब आप तो एक डिक्टेट दे दें, कोई स्टेट फॉलो करे कोई ना करे। दूसरी बात मुद्दे की है फॉरेस्ट लैंड वर्सेस रेवेन्यू लैंड। आपने जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया तो वो राज्य ने किया, वो बफर में था, फॉरेस्ट में था, किस एरिया में था किसी को नहीं पता। कैरिंग कैपेसिटी की आज तक कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। सिर्फ एक रणथंभौर को एक पार्क के बारे में उदाहरण दे देना कि 30 जिप्सीज जाएंगी, 1800 लोग जाएंगे, बांधवगढ़ में जाएंगे, कान्हा में जाएंगे। वेयर इज दी सर्वे? जो कैरिंग कैपेसिटी है इट हैज टू बी लिमिटेड टू दी एक्सटेंट। शुरू से ही जब हमने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था तो साथ साथ कैरिंग कैपेसिटी का डेटा और कैरिंग कैपेसिटी को सोच के विजन रखना चाहिए। अभी भी एफर्ट जो किया है लॉडेबल है। ये गाइडलाइंस होते हुए या उच्चतम न्यायालय के निर्देश से या कुछ जनहित याचिकाएं उनकी वजह से, सवाल सिर्फ अब हमें ये देखना है कि जो अब हालात आ चुके हैं क्या उसको नियंत्रण 3 रूप से करेंगे। एक, क्या कैरिंग कैपेसिटी को रिस्ट्रिक्ट करने की क्षमता राज्य में है? क्या कमर्शियल वैल्यूज जिसके अंदर ओनर्स को कहा जा रहा है उसको कैप करने की हिम्मत है स्टेट में? तीसरा, कि क्या अनुशासन के लिए, आप बहुत बोलते हैं टूरिज्म के लिए, क्या अनुशासन के लिए अवेयरनेस सरकार के साथ साथ आपके जितने लोकल लोग हैं उन्होंने उसकी तरफ क्या किया? चौथा, जब आप टूरिज्म के लिए डेवलपमेंट करते हैं
तब जिसकी भी परमिशंस हैं वो लोकल लेवल पे हैं। क्या सेंटर और स्टेट का नेक्सस है आपस में कि वो जो मुद्दे उठाए, जैसे हाई वोल्टेज केबल है, खनन है, आपके डेवलपमेंट है, उस टाइम आपके जो बिल्स पास होते हैं राज्य में या सेंटर में, क्या आप इस बात को देखते हैं कि उसका फॉरेस्ट पे कितना प्रेशर है? ये सब डेटा देखने के बाद गाइडलाइंस को स्थापित करना और बार बार गाइडलाइंस को बदलना, ये इस पे मुझे हाईली ऑब्जेक्शन है कि पहले जब आपने गाइडलाइन निकाली तब आपकी क्या स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यूज आए थे, जो अब आपको वापस यू टर्न लेके कहना पड़ रहा है कि हमें वापस इसे देखना है। तो मेरा इस पे गंभीर ऑब्जेक्शन ये है कि जो भी आप करें, गवर्नमेंट शुड बी ट्रांसपेरेंट, शुड बी फर्म और वन टाइम एजेंट लेके चले, साथ साथ जो जो आपकी जरूरत है उसके साथ कैरिंग कैपेसिटी को भी देखें और उस पर नियंत्रण करें। टूरिज्म नियंत्रित और अनुशासित, ये मैं दोनों से सहमत हूं। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ माइक पांडे साहब बैठे हुए हैं, वाइल्ड लाइफ और फिल्म मेकर। माइक पांडे साहब, अगर आप जंगल नहीं जाएंगे, शेर को देखेंगे नहीं, तब तो बात ही नहीं बनेगी। हमारे जैसे लोगों का देखना भी जरूरी है, पर आपका देखना तो बहुत ही जरूरी है। जो लोग स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, फिल्मिंग करते हैं, इन सारी चीजों को, तो आपका क्या मानना है, खासतौर से कोर एरिया की जब बात होती है? और ये भी माना जाता है कि बफर एरिया में तो टाइगर बहुत कम आता है, होता ही वो कोर एरिया में है। तो क्या ये जो पर्यटन वाला जो मामला है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बफर जोन कितना रह गया है, हाँ, किस पार्क के इर्द गिर्द, जी, वो भी जानना बहुत जरूरी है। हाँ। और ये बहुत जरूरी है। मैं ये मानता हूं कि अगर संरक्षण चाहते हैं, इफ यू रियली सीरियस अबाउट कंजर्वेशन, तो ये जो निर्णय लिया गया है, इसमें अन्य लोग जो इसमें शामिल, जैसे रिजॉर्ट्स भी हैं, लोकल कम्युनिटीज हैं, उनका भी शामिल होना बहुत जरूरी है। ये भी मद्देनजर रखना चाहिए कि अगर आज टूरिज्म बंद हो जाता है तो 2-4 लाख, या पूरे भारत में देखें तो 14 लाख लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली इम्पैक्ट हो जाएंगे। उनकी रोजी रोटी और खाना पीना कहां से चलेगा? पर इसमें एक मत ये भी आता है कि साहब, आप वो जो आप बात कर रहे हैं कि रोजी रोटी वाली बात, इसको अहमियत ज्यादा देंगे या आप अपने बाघ को बचाएंगे? मैं जो कह रहा था कि हैविंग सेड दैट, हमने कई पार्क में कई साल गुजारे, देखा, तो एक जो बहुत ही अहम बात है कि हमारे यहाँ कोई रेगुलेशंस नहीं है। जी। अगर एक बाघ दिख गया तो 100 गाड़ियां उस पर टूट पड़ती हैं। तो देयर इज अ नीड टू रीइन्वेंट टूरिज्म। और जहां तक गवर्नेंस का ख्याल, रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, करप्शन प्लेज अ ग्रेट रोल। किसी भी ड्राइव कर दिया तो गाड़ी वाला, उसको चांस मिल जाता है, कोई वहां कानून नहीं है। तो एक रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एनफोर्स प्रॉपर्ली। पूरे विश्व में देखिए टूरिज्म चलता है और वहां से रेवेन्यू भी जनरेट होती है। तो उसी प्रकार there is a need to reinvent tourism, there is need to re-look at the rule and regulation, और उसके बाद निर्णय लिया जाए। तो आई थिंक जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके मत क्या है देखकर, क्योंकि टूरिज्म मेरे ख्याल से एकदम बंद नहीं हो सकता। बहुत जरूरी है, जैसे हम लोग जाके अगर फिल्में बनाते हैं, सब लोग जंगलों में नहीं जा सकते, तो लोगों को एजुकेट करने के लिए, एक एक्सपीरियंस देने के लिए फिल्म बनाना बहुत